Farhan and the topic we are going to cover in this video is principles of oncology. और principles of oncology में we will study a lot of important topics. पहले तो ये है कि जेनेटिक मेकअप की जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें म्यूटेशन आती है जिससे एक वजह से कैंसर होता है वो कौन कौन से है APC दैट कॉज कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, MEN1 टाइप का, RAT जीन दैट कॉज MEN2A and 2B, BRCA1 BRCA2 cause breast and ovarian cancer. Environmental factors like smoking, UV radiation, alcohol, radiation exposure, viral infection में HPV, HIV, HPV causes cervical cancer, penile cancer, Kaposi sarcoma, human immunodeficiency virus, HHV-8 और hepatitis B virus causes hepatocellular carcinoma. Hormonal imbalances like or diet or lifestyle they also act as factors, multifactorial factors जो कैंसर कॉज कर दें. एक और बात दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू मस्ट नो कि एपिथेलियल सेल से जो कैंसर अराइज करे उसे कार्सिनोमा कहते हैं और जो मेसेनकाइमल सेल से कनेक्टिव टिश्यू से अराइज करे उसे सार्कोमा कहते हैं. जो वाइट ब्लड सेल्स का वो ल्यूकीमिया है, बोन मैरो सेल्स का माइलोमा है, लिम्फॉइड सेल का लिम्फोमा, प्लूरिपोटेंट सेल्स का जर्म सेल ट्यूमर और जो प्रीकर्सर सेल्स है एम्ब्रियोनिक टिश्यू से इमेच्योर कैंसर वहाँ से ड्राइव होता है, इमेच्योर सेल से वो ब्लास्टोमा. स्क्रीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्क्रीनिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी जो हम एक पॉपुलेशन सेट करके उस पर अप्लाई करते हैं. एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है टू फाइंड अ डिजीज़ और वही डिज़ीज़ जिसको पहले पकड़ के पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के पहले उसका अर्ली लीजन पकड़ के उसकी इंटरवेंशन की जा सकती है ताकि लेट कोई बड़ी डिजीज़ मेलिग्नेंट डिजीज़ ना बने. द रैशनल ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर इज़ दैट स्मॉलर लीजन्स इफ डायग्नोस्ड अर्ली हैव लेस चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस बिफोर मोर एबल टू क्योर. तो क्राइटेरिया क्या, हमारे पास एक डिज़ीज़ हो जो कि अर्ली स्टेज पे रिकग्नाइजेबल हो और अगर अर्ली स्टेज पे रिकग्नाइज कर ली जाए तो उसको ट्रीटमेंट भी हो और सफिशेंटली कॉमन टू वारंट स्क्रीनिंग. टेस्ट सेंसिटिव, स्पेसिफिक, इक्विटेबल, इनएक्सपेंसिव, सेफ और प्रोग्राम मस्ट हैव अ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ट्रीटमेंट कि अगर डायग्नोज हो जाए तो ट्रीट कौन करेगा. स्क्रीनिंग शुड बी रिपीटेड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स एंड बेनिफिट मस्ट आउटवे द फिजिकल साइकोलॉजिकल हार्म्स. अगर लड़के सपोज ऐसे एक दिन छोड़ के छुट्टी करके आना भी पड़ता है स्क्रीनिंग कराने के लिए तो स्क्रीनिंग पे ऐसी कोई चीज़ पकड़ी जाए उसको बेनिफिट ज़्यादा हो हार्म से. जैसे सर्वाइकल स्क्रीनिंग है हर 3 इयर्स की बेसिस पे होती है और सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो पैप्स में है वो 25 to 35 इयर्स के एज ग्रुप में पकड़ा जाना चाहिए और इसलिए वो स्क्रीनिंग एज ग्रुप होता है क्योंकि 45 से 50 पे आके वो डेवलप करता है फुल ब्लूम. उसको फिर आप कुछ नहीं कर सकते. फिर ऑब्वियसली सर्वाइकल आप यहाँ एक CN करते हो या स्टेज 4 है तो फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट. इस तरह ब्रेस्ट कैंसर का वो कहते हैं कि मेमोग्राफी एवरेज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट उसकी मेमोग्राफी जो स्क्रीनिंग है 45 to 54 उसको कंटिन्यू करनी चाहिए. मेमोग्राफी करवाएं ईयरली. और सर्वाइकल कैंसर की अप टू द एज ऑफ 60 के बाद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो सर्वाइकल कैंसर का भी नहीं सकता. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्यूमर मार्कर्स. देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल प्रोटीन या इस तरह की कोई ना कोई ऐसे इंजाइम्स हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन या इंजाइम्स या हार्मोन्स हैं जो कि पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं कि कौन सा कैंसर बॉडी में चल रहा है. CD20 फॉर बी सेल न्यूप्लाज्म, C-KIT फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल सेल ट्यूमर जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजोल के होते हैं. ER/PR पॉजिटिव जो हमने ब्रेस्ट कार्सिनोमा में पढ़ा था. CAE फॉर कोलोनिक कार्सिनोमा, CA125 फॉर ओवेरियन ट्यूमर, PSA फॉर प्रोस्टेटिक कैंसर. इसके यूजेस क्या हैं? फॉर स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, मॉनिटरिंग और अर्ली डायग्नोसिस. अगर रिलैप्स हो गया तो रिलैप्स को भी पकड़ सकता है. ठीक. हार्मोन्स के नाम लिखे हुए LDH टू नो द बर्डन ऑफ द ट्यूमर, सेमिनोमा, लिम्फोमा. Beta-HCG फॉर कोरियोकार्सिनोमा, कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा को पकड़ लेता है. प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन, मल्टीपल माइलोमा को पकड़ लेंगे. और एंटीजेंस लाइक AFP, हिपेटोमा, टेराटोमा, PSA का बता दिया, ये भी बता दिया. CAE बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर्स में जैसे कोलॉन, पेंक्रियाज, लंग्स. पेंक्रियाज के लिए CA19 भी है. 19 पेंक्रियाटिक ट्यूमर और कोलेंजियो कार्सिनोमा दोनों को पकड़ता है CA19, लेकिन पेंक्रियाटिक को दोनों पकड़ते हैं, CAE भी 19 भी. और हाँ एक चीज़ जो ब्रेस्ट में चले हम पढ़ लेंगे, फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में सिर्फ टिश्यूज़ आते हैं. अगर कैप्सूल होना तो हम ट्रू कट या कोर्निटल बायोप्सी करते हैं, वो थिन कोर ऑफ टिश्यू भी आता है. और ब्रेस्ट की केस में हम लोग ट्रू कट बायोप्सी करते हैं. इंसीजनल बायोप्सी और एक्सीजनल बायोप्सी में डिफरेंस क्या होता है? इंसीजनल बायोप्सी में सिर्फ हम रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द टिश्यू ट्यूमर का टिश्यू लेते हैं, जबकि एक्सीजन में हम पूरा टिश्यू रिमूव करते हैं. मैलिग्नेंट फोकस इज रिमूव्ड एंड सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजी. पेप्निकुलर में हम एक साइटोलॉजिकल ब्रश लेते हैं और ब्रश से जैसे हम लोग पहले पैप्समियर वो सर्वाइकल कैंसर करते थे, अब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी करते हैं. ब्रश होता है उससे सेल्स पकड़ते हैं, एक्सफोलिएटेड सेल्स बाय स्क्रैपिंग और ब्रशिंग और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं माइक्रोस्कोपी में.
व्हाट इज द ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी फॉर मेलिग्नेंट ट्यूमर? ट्यूमर पकड़ा गया तो आप यहाँ उसकी सर्जरी, कीमो, रेडियो, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या जीन थेरेपी करते हो अंडर अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम विच कंसिस्ट ऑफ सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिएशन डिपार्टमेंट और एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट का, साइकियाट्रिस्ट, नर्सिंग केयर एंड कम्युनिटी केयर दे आर रिक्वायर्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर सर्जरी, सर्जरी करनी है तो सर्जरी क्या सोच के सर्जन पकड़ता है कि इस कैंसर पेशेंट की तो सर्जरी करनी है, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, क्या उसकी थॉट प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस तो ये होता है कि और क्या उसकी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होती है। कैंसर पेशेंट आया है, पहले उसको डायग्नोस करेंगे, उसकी स्टेजिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आया ये, इस अगर सर्जरी के बाद ठीक हो सकता है या अगर नहीं हो सकता तो फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट पे रखेंगे। फिर रिमूवल ऑफ द प्राइमरी डिजीज सर्जरी करेंगे और रेडिकल सर्जरी में उसका ट्यूमर निकाल देंगे। फिर देखेंगे कि अगर कोई मेटास्टेसाइज करिए तो डिजीज़ की मेटास्टेसिस को निकालेंगे, तो सर्जरी करके निकालें या फिर कीमो रेडियो की हेल्प लें। पैलिएशन उसकी सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। प्रिवेंशन भी सर्जरी का काम है, क्यों? क्योंकि लेट सपोज किसी पेशेंट को फेमिलियल एडेनोमाइटिस पोलिपोसिस का जीन है उसके पास अंदर और उसको पोलिपोसिस बन भी रहे हैं तो 100% उसकी मेलिग्नेंसी रेट है भाई, फिर तो प्रोफाइलेक्टिक सारी उसकी पैनकोलेक्टमी होगी। इस तरह बारकावन जीन पॉजिटिव है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उसको वेनिन कैंसर भी हो सकता है, तो बायोलेटरल मेस्टेक्टमी कर लेते हैं या फ्रेक्टमी कर लेते हैं, जैसे एंजेलिना जोली ने कराई। रिकन्स्ट्रक्शन फिर जैसे ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी होती है, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी, या फिर अगर मेस्टेक्टमी टोटल मेस्टेक्टमी हो चुकी हुई है, रेडिकल हो चुकी है तो उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल ये है कि यहाँ तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, यहाँ तो वो न्यू एडजुवेंट मतलब साथ किसी के साथ लग के पहले यूज़ होती है। कीमोथेरेपी एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट लिम्फोमास, ल्यूकीमिया, जर्म सेल ट्यूमर, जो भी रेडियो कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स हैं उनको पहले ही कीमोथेरेपी से ही ट्रीट कर दिया जाए। अच्छा, ये सर्जरी था और अब दूसरा आ गया हमारे पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का ये है कि सर्जरी से जितना हो सके बचा जाए और कॉस्मेटिकली रीजंस की वजह से कीमो रेडियो को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर बेनिफिट्स और वो हो ना प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए अगर वो सिमिलर हैं तो फिर कीमो या रेडियो को ही प्रेफर किया जाता है कि सर्जरी को प्रिवेंट किया जाए। लिम्फोमास, ल्यूकीमिया, जर्म सेल ट्यूमर हो गए तो वो कीमो सेंसिटिव है, इससे क्योर कर लो। फिर अगर सर्जरी की और सर्जरी के बाद थोड़े से मेटास्टैटिक डिजीज़ रह गई हैं, उसके साइड पे आइलैंड्स ऑफ ट्यूमर सेल्स रह गए हैं, तो फिर हम एडजुवेंट थेरेपी देते हैं। एडजुवेंट थेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और अ कम्बिनेशन ऑफ टू में भी यूज विद द क्यूरेटिव इंटेंट कि आफ्टर द सर्जरी द यूज़ ऑफ कीमोथेरेपी आफ्टर द सर्जिकल एक्सियन ऑफ द ट्यूमर इज कॉल्ड एडजुवेंट थेरेपी, ताकि लो रिस्क रिकरेंस अगर कैंसर है या कोई ट्यूमर सेल्स खुदा ना खासा रह गए तो उसकी रिकरेंस को रोकने के लिए या उसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद लगा देते हैं पेशेंट को। Chemotherapy is used in many cancer surgery where there is a chance of recurrence of the primary tumor like in colorectal carcinoma. Neoadjuvant क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रॉफ का क्वेश्चन है, पिछले साल 2020 में आया था यूएचएस में, कि ऐसी सिचुएशन जहाँ हम कहते हैं कि सर्जरी लेट्स सपोज ट्यूमर इतना बड़ा है, हम पहले अगर उसे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लगा दें तो थोड़ा सा श्रिंक कर सकता है, उसके में एजेस ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाएंगे, फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। तो वो कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जिसका एम हो कि रिड्यूस द ट्यूमर्स एक्सटेंड साइज एंड बर्डन, और वो सर्जरी से पहले प्रायर टू द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट किया जाए, उस पेशेंट को इससे एक्सपोज किया जाए, तो उसे कहते हैं न्यू एडजुवेंट थेरेपी। उसके बाद आप सर्जरी करो। प्रायर टू डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज कॉल्ड न्यू एडजुवेंट थेरेपी, और अगर आफ्टर सर्जरी वही कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद लगी जाए तो फिर उसे कहते हैं एडजुवेंट थेरेपी। इसके एग्जांपल्स पूछी थी प्रॉफ में, इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, इन तीनों में न्यू एडजुवेंट थेरेपी यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, ये पास पेपर्स में क्वेश्चन आया भी हुआ है। अल्काइलेटिंग, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, एक दो याद करें हर एक की। एंटी मेटाबोलाइट, मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल तो याद ही है। मेथोट्रेक्सेट डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है और 5-फ्लोरोयूरेसिल थाइमेटाइलेट सिंथेज को इनहिबिट करता है। साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, माइटोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन का हम आगे देखेंगे कि रेडियोथेरेप्यूटिकली कीमोथेरेप्यूटिक इसके साइड इफेक्ट्स में क्या है, ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराती है। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, विंक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, पैल्सिटैक्सेल। हार्मोनल थेरेपी में फ्लूटामाइड, टमॉक्सिफेन, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। एनास्ट्राजोल भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। गोसीरिलिन, ये GnRH एनालॉग है। और व्हाट आर देयर साइड इफेक्ट्स? इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग, माइलोसप्रेशन, एलोपेशिया, माइलेस, ये तो बहुत कॉमन है। आगे GIT में डायरिया, अल्सरेशन, माउथ अल्सरेशन, कॉन्स्टिपेशन, न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो विंका एल्कलॉइड्स, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये मसले ज़्यादा करते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड इज़ वन ऑफ द इरिटेंट्स फॉर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, हेमरेजिक सिस्टाइटिस करा देती है। पैल्सिटैक्सेल कॉजेज माइल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, डॉक्सीरिबोफ्यूसिन कॉजेज कार्डियोटॉक्सिसिटी, मेथोट्रेक्सेट कॉजेज रीनल डैमेज, नेफ्रोटॉक्सिटी, ब्लियोमाइसिन जैसे मैंने बताया पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और अल्काइलेटिंग एजेंट
दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी। अल्काइलेटिंग एजेंट दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद ये न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी, फिर हिपैटिक डिफेक्ट्स है और सेकेंडरी मेलिग्नेंसीज के ज़्यादा एक्सपोज करें अगर कीमोथेरेपी से तो इट कैन कॉज ल्यूकीमिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है, स्ट्रैटेजी। एक सर्जरी थी, कीमो थी, फिर रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मैकेनिज्म ये है कि हाई एनर्जी एक्सरेज डाली जाए, या डायरेक्ट हिट की जाए या फिर इनडायरेक्ट हिट की जाए पानी से गुजार के, क्योंकि पानी का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल अलग हो जाएगा। हाइड्रोक्सल क्या करेगा, या तो लीथल डैमेज करेगा, लीथल डैमेज में ओरिजिनल नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों सेल उड़ेंगे, या फिर सब लीथल डैमेज करेगा जिसमें नॉर्मल सेल उड़ेंगे लेकिन वो रिपेयर कर जाएंगे, और अब नॉर्मल सेल उड़ेंगे लेकिन वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इतना लीथल, सब लीथल में भी उसकी डोजेज इस तरह की होगी कि अब नॉर्मल सेल बच ना पाए। और इसको हम ग्रे यूनिट्स में देते हैं इस थेरेपी को। इसके रेशनल ऑफ फ्रैक्शनेशन 5 हैं, हिस्टोरिकल 5, पहले 4 थे लेकिन अब 5 कर दिए। रिपेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन, रेडियो सेंसिटिविटी, ये इसके रेशनल हैं। उसके अंडर हम लोग फ्रैक्शनेट करते हैं रेडियोथेरेपी को। रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक पॉइंट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और ये एमसीक्यू भी आएगा पास पेपर में, कि कौन सा ऐसा फेज है मेटास्टेसिस का जिसमें रेडियोथेरेपी सेंसिटिव। एस फेज में इट्स रेडियो रेजिस्टेंट, एस एम फेज और G2 फेज में इट्स रिलेटिवली सेंसिटिव, और उसमें भी करेक्टरिस्टिकली हम लोग एम फेज लेते हैं जहाँ वो सेंसिटिव है। ठीक, डीऑक्सीजनरी पॉपुलेशन, रेडियो सेंसिटिविटी, काफ़ी सेल्स रेडियो सेंसिटिव है, हीमेटोलॉजिकल, एपिथेलियल सेल्स, जो हम आगे पढ़ते हैं। इंडिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी, हम रेडियोथेरेपी की कब कराएंगे, जब रेडियोथेरेपी एज एन एडजुवेंट रेडियोथेरेपी चाहिए हो, या एज अ न्यू एडजुवेंट चाहिए हो, पैलिएटिव चाहिए हो, या एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट चाहिए हो। प्राइमरी क्यों, जो कैंसर्स रेडियो सेंसिटिव हैं कौन कौन से, स्लाइड से याद रखना है। सेमिनोमा, लिम्फोमा, कोरियोकार्सिनोमा, एविंग सार्कोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस के साथ बेसल सेल कार्सिनोमा, अर्ली लेरिंजियल कार्सिनोमा और मेडुलोब्लास्टोमा भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी रेडियो सेंसिटिव है। यहाँ पर ऐसी सर्जरी, यहाँ पर ऐसी कंडीशन इसमें सर्जरी रेडियोथेरेपी का एक ही बेनिफिशियल है रोल, लेकिन ऑब्वियसली कॉस्मेटिकली बेटर है कि रेडियोथेरेपी कराई जाए। तो कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ब्रेन स्टेम ट्यूमर, इसोफेगियल कैंसर, ये सारे आ जाते हैं इंडिकेशंस में। मेथड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ द रेडियोथेरेपी, अब रेडियोथेरेपी कैसे दी जा सकती है, या तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है या ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी क्या है हम आगे बढ़ते हैं, पहले ये देख लें। इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी है या रेडियो आइसोटॉप थेरेपी, जैसे आयोडीन 131 थायराइड कैंसर को ट्रीट करता है। ब्रेकीथेरेपी क्या होती है, ब्रेकीथेरेपी में हम क्या करते हैं, हाई डोज एक कैप्सूल लेते हैं या रिबन लेते हैं या फिर सीड लेते हैं और इम्प्लांट कर देते हैं उस स्पेसिफिक ट्यूमर साइट पे, लोकलाइज्ड। अगर कोई इतना सा ट्यूमर है तो उस ट्यूमर के स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग वो रख देंगे, उसके दरम्यान में रख देंगे, क्योंकि उसके बहुत हाई डोज रेडिएशन होती हैं जो बिल्कुल बहुत करीब ही इफेक्टिव होती हैं। रेडिएशन सोर्स आर प्लेस्ड इन योर बॉडी और नियर द ट्यूमर। ब्रैकीथेरेपी इज लोकल ट्रीटमेंट एंड ट्रीट्स ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट। ये इसके एडवांटेज भी है, इसके डिसएडवांटेज भी है कि सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट को ट्रीट करता है, इर्द गिर्द को नहीं ट्रीट करता। लेकिन स्पेशली इन ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, फॉलिकुलर पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के लिए आयोडीन 131 यूज़ करते हैं कि वो कैप्सूल उस एरिया में इम्प्लांट कर देते हैं और वहाँ वो ट्रीट भी हो जाता है वो ट्यूमर। साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी, इसको अक्यूट और लेट में किया। अक्यूट में पहले जो जनरल वाले वो सारे होंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, मैलेज, मीसोफेजाइटिस, एंटेराइटिस, म्यूकोसाइटिस को अलग रखते हुए माइलोसप्रेशन, एलोपेशिया तो होगी नहीं होनी थी। लेट साइड इफेक्ट्स में स्किन उड़ेगी, डिस्क्वामेशन, बोन उड़ेगी, फ्रैक्चर, नेक्रोसिस, गोनैड्स, लिगोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, एमेनोरिया, आई कैटरैक्ट, CNS, पैराप्लेजिया, माइलाइटिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हेमिप्लेजिया, डिस्फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर, GIT, म्यूकोजा, स्ट्रक्चर, फिस्टुला, लंग्स, रेडिएशन निमोनाइटिस, वहाँ ब्लियोमाइसिन कर रही थी, यहाँ ये भी कर रही है, फिब्रोसिस, किडनी, रेडिएशन नेफ्राइटिस, वहाँ मेथोट्रेक्सेट भी किडनी और आती है, ये भी कर रही है, वजाइना डिस्पेनोरिया, डिस्पेरोनिया, स्टेनोसिस, माउथ अल्सरेशन, वेसल स्ट्रक्चर्स एंड फाइब्रोसिस और सेकेंडरी मैलिग्नेंसी। यहाँ पे रेडिएशन का सेंसिटिव एक और ट्यूमर है, कौन सा, कार्सिनोमा पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। ये बहुत हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि जो लोग ज़्यादा आयनाइजिंग एरिया में रहते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन के एरिया में रहते हैं, उनको बहुत कॉमन है ये वाला ट्यूमर हो जाए, और लुकीमिया भी। फिर है नेक्स्ट, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी का क्या मोटो है कि कोई अगर ट्यूमर हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बढ़ रहा है तो उसको हार्मोन को ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ अगर कोई ट्यूमर, तो फिर ट्यूमर भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ अगर कोई ट्यूमर ऐसा है जो हार्मोन के इफेक्ट से कम हो सकता है तो हार्मोन दे दिया जाए। जैसे PRER पॉजिटिव ट्यूमर है, रिसेप्टर्स हैं उनके ब्रेस्ट कैंसर पे, तो हम लोग टमोक्सिफिन दे देते हैं, एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स दे देते हैं। इसी तरह प्रोस्टेट के अगर ट्यूमर है, एंडोमेट्रियम का ट्यूमर, प्रोस्टेट के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तो हम क्या करते हैं, बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी कर देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। हार्मोनल थेरेपी भी डिफरेंट टाइप से दी जाती है। एक है सर्जिकल एब्लेजन, ये कि हार्मोनल का सोर्स ख़त्म करने के लिए, जैसे
टेस्टिस को वो उसकी सर्जरी कर दी ताकि प्रोस्टेट कैंसर आगे मज़ीद ना बढ़ सके। फिर ड्रग्स थेरेपी, टमॉक्सिफिन जैसे होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ब्लॉकर के लिए टमॉक्सिफिन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, या फ्लूटामाइड फॉर प्रोस्टेट एडवांस कैंसर, फ्लूटामाइड भी यूज़ करते हैं। 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन में बेसिकली कन्वर्ट नहीं करने देता ना, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन को उसमें कन्वर्ट नहीं करने देता ताकि एक्टिवेट ना हो। फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, पैलिएटिव केयर हार्मोन्स पैलिएटिव केयर भी प्रोवाइड करते हैं। द फोकस इज़ द सिम्टम कंट्रोल। पैलिएटिव केयर इज़ द टोटल एक्टिव केयर ऑफ द पेशेंट एंड फैमिलीज, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करना, साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअल उनकी पेन को कम करना। मेन प्रॉब्लम कंसिडर्ड इन पैलिएटिव केयर पेन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया, माउथ केयर, डिस्फेजिया, नोजिया, वॉमिटिंग, टर्मिनल केयर, नोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारी सपोर्ट प्रोवाइड करना इज़ वन ऑफ द पैलिएटिव केयर दैट हैज़ टू बी प्रोवाइड बाय द फैमिली, फ्रेंड्स और डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। जज़ाकल्लाह खैर।